अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और गुड मॉर्निंग लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, होता क्या है ज़िंदगी में कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली फेलियर्स भी हमें फेस करना पड़ते हैं। ये फेलियर्स हमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे होते हैं, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि आज अगर आपके पास कोई फेलियर आया है या आप किसी बुरे तरीन वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन ये आपके आगे आने वाले कल को डिफ़ाइन नहीं करता। आपके पास हमेशा कोई ना कोई एक मौका होता है कि अगर आप आज फेल हुए हैं, आप उतना परफॉर्म नहीं कर सके, उतना अपनी ज़िंदगी को आज तक प्रोडक्टिव नहीं बना सके जितना आपने सोचा था। सो आप एक और गोल, एक और ड्रीम अपने लिए सेट कर लें और उसके लिए एफर्ट्स पुट इन करें, बिकॉज अल्टीमेटली जो इंसान मेहनत करता है उसका रिवॉर्ड उसको मिलता है सूनर और लेटर। और ये जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस जिसमें आप कभी कभी नाकाम भी हो जाते हैं, वो आपकी लर्निंग के लिए होते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि डिसहार्ट मत हुआ जाए और अपना जो प्रोसेस है, जो स्ट्रगल्स वाला जर्नी है, उसको कंटिन्यू रखा जाए, बिकॉज यही वो एफर्ट्स हैं जो आपको किसी बड़े मकाम तक ले जाती हैं। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन और आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले जनाब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि दुनिया की महंगी तरीन केटल, जो टी केटल होती है, उसको अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये जी जो भी आप पिक्चर्स में देख भी रहे हैं हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी तरीन केटल डिक्लेयर कर दिया है और इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 88 करोड़ रुपए जो है, इससे भी ज़ायद बताई गई है। अच्छा, सबके दिमागों में ये सवाल होगा कि इसमें ऐसी क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से ये इतनी महंगी है। तो जनाब इसमें तकरीबन 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है इसकी मेकिंग में। अदर देन दिस इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं और डायमंड्स के साथ साथ इसमें 6.67 कैरेट का याकूत यानी कि रूबी का पत्थर भी लगा है। सो इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ये जो केटल है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया है कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन केटल है और इसको दी इगोइस्ट का नाम दिया गया है। सो जनाब एक ये अपडेट थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अदर देन दिस एक और स्टोरी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एज वी ऑल नो, हमने अपने शो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि 5 जुलाई को थ्रेड्स को लॉन्च किया गया था और ऑब्वियसली ट्विटर जो कि विच इज़ नाउ कॉल्ड एक्स, इसके मुकाबले पर इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन ये भी देखने में आया कि जब इसको लॉन्च किया गया सो इसकी लॉन्चिंग के फौरी बाद 100 मिलियन साइनअप्स का जो रिकॉर्ड था इसने अबूर किया। लेकिन फिर हुआ क्या कि इसमें इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी नहीं, लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इसमें रुझान कम हुआ और लोग जो थे छोड़कर वापस ट्विटर जो कि अब एक्स है वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हुए। सो उसी वक्त से जो कंपनी और मेटा के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, वो इसमें ऐसी चेंजेस लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा ऑडियंस को, सारिफीन की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके। कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया है कि इसको वेब के लिए भी ओपन कर दिया गया है। पहले होता क्या था कि आप थ्रेड्स की ऐप और इसको एंड्रॉयड से या इस तरह से आईओएस के जो स्टोर्स हैं वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर यानी कि जो कंप्यूटर है, वेब ब्राउज़र्स, वहाँ से भी इसके लिए साइन अप कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे ऑब्वियसली ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जर्नलिस्ट हैं, एडवर्टाइज़र्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इसको प्रमोट करेंगे और वो वहाँ यहाँ के लिए ऑब्वियसली लॉग इन कर सकेंगे। सो ये एक और इसमें खुसूसियत इसको मुतारिफ़ करवाया गया है लोगों की आसानी को मद्देनज़र रखते हुए। सो ये एक और टॉप स्टोरी थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे आज के शो की हाईलाइट्स और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी आज के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले आज हमने बात करनी है प्रिवेंटिव मेडिसिन पर। ये असल में है क्या और कैसे हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अदर देन दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट सैलून का बिजनेस, स्मॉल स्केल से आप कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कामयाब आइली ज़िंदगी क्या है, आइली ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाया जा सकता है, इसके बुनियादी उसूल क्या है। ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में आप सबके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। राइट नाउ वी आर हैविंग हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हमने बात करनी है प्रिवेंटिव मेडिसिन पर। प्रिवेंटिव मेडिसिन के हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों को जब बीमारी आ जाती है तो वो फिर अपने टेस्ट करवाते हैं और उसके डायग्नोसिस की तरफ जा रहे होते हैं।
फिर वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं वो तब भी सीरियस नहीं होते, लेकिन आप वक्त से पहले क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं? क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहा जाता है। इसी पर बात करने के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तस्नीम सईद इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले, हाउ वुड यू डिफाइन प्रिवेंटिव मेडिसिन और कैसे वक्त से पहले बीमारियों से बचा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी प्रिवेंटिव मेडिसिन की। मैं इसको ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाऊँगी। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं या कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको करवाते रहने चाहिए किसी भी बीमारी के होने से पहले। उसमें आपकी प्रिवेंशन में आ जाते हैं, आपके हिफाजती टीके भी आ जाते हैं। देखें, जो बचपन से हिफाजती टीके लगने शुरू होते हैं वो क्यों होते हैं? ताकि बड़े होके कोई बीमारी ना लगे, ये भी प्रिवेंशन में आ जाता है। उसके अलावा जब आप एडल्ट लाइफ की बात करें तो जैसे कि मैं जर्मनी में प्रैक्टिस करती हूँ, तो वहाँ एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है प्रिवेंटिव मेडिसिन की कि बीमारी की होने से पहले ही इसकी डिटेक्शन कर ली जाए। उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसका पूरा फिज़िकल चेकअप करते हैं और उस वक्त वो बीमार नहीं होता। यानी हमारे यहाँ बहुत रिवाज है कि बीमारी की हालत में ही डॉक्टर के पास जाया जाएगा, और जैसे कि आपने कहा तब भी नहीं जाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ट्रेंड है, चूँकि सब मेडिकली इंश्योर्ड होते हैं तो आपकी इंश्योरेंस भी मेक श्योर करती है कि आप हर साल ऐसे कोई ना कोई टेस्ट करवाते रहें जिससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें बीमारी की। आपकी हिस्ट्री ली जाएगी तो पता चलेगा कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की, तो हम आपको उसके लिए असेस करेंगे कि आप में वो होने के कितने चांसेस हैं। आपका साल में एक दफ़ा ब्लड टेस्ट होगा, आपका पूरा फिज़िकल होगा, आपका वेट, आपका लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने के बारे में आपसे पूछा जाएगा और अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि ये बीमारी होने के आपके कितने चांसेस हैं, डायबिटीज़ होने के कितने चांसेस हैं और उसको रोकने के लिए आप अभी से क्या करना शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है कि सिर्फ बीमारी की हालत में ही डॉक्टर के पास जाया जाए, बल्कि साल में एक से बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, वो अभी पेशेंट नहीं है, वो इंडिविजुअल है, बिल्कुल, वो अपने रेगुलर क्वार्टरली या 6 मंथ्स या वंस अ ईयर डॉक्टर पे विजिट करे, जस्ट इस नीयत से कि अभी उसके लिए क्या क्या टेस्ट मैंडेटरी हैं, कोई बीमारी या वो किसी चीज़ की बॉर्डर लाइन पर तो नहीं है। सो वो ये रेगुलर चेकअप्स में आता है जो आपने क्वार्टरली ईयरली इस तरह से लेने होते हैं। आप यही बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई इंडिविजुअल 25 से या 35 से कहने स्टार्ट होता है, आपने एक दफ़ा जाके पूरा चेकअप कराना है अपना। उसमें आपकी वैक्सीनेशंस की भी यानी उनको भी देखा जाता है कि सारी बचपन की हुई हुई हैं, उनमें से कौन सी हैं जिनको आपने एवरी 10 ईयर्स रिन्यू कराना है। हमारे यहाँ बचपन में हिफाजती टीके लगवा दिए जाते हैं, रिन्यूअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरी 10 ईयर्स एवरी वैक्सीनेशन आपकी रिन्यू भी होनी चाहिए ताकि उसका असर ज़्यादा हो सके। एक तो ये, फिर वो हमें आके बताते हैं कि ख़ानदान में कौन सी बीमारियाँ, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको चेक करते हैं। फिर हम उनको बताते हैं अगर किसी में जैसे प्री डायबिटीज़ आ गया फॉर एग्जांपल, तो वी डोंट स्टार्ट ट्रीटिंग देम। हम कहेंगे कि आप 6 महीने बाद आएँ, दोबारा टेस्ट करवाएँ या साल में एक दफ़ा आएँ, डिपेंडिंग कि हमें उस टेस्ट में क्या रिज़ल्ट नज़र आते हैं। ये तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए हो गया। फिर जैसे एज अप्रोप्रिएट टेस्ट्स भी होते हैं। जैसे कोई भी इंडिविजुअल है जो कि 50 इयर्स से अबव है तो उनको हम मज़ीद टेस्ट ऑफ़र करते हैं। ब्लड चेकअप या फिज़िकल चेकअप के अलावा उनका स्टूल टेस्ट होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ रेक्टल कैंसर, कोलॉन कैंसर। तो अगर उसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स आती है तो उनको हम मज़ीद टेस्ट के लिए भिजवाते हैं। अगर नेगेटिव फाइंडिंग्स है तो वो रूल्ड आउट है, लेकिन वो भी एवरी 2 इयर्स वो रिपीट करवा सकते हैं। फिर ख़वातीन में होता है कि 35 साल की उम्र से वो रेगुलरली साल में एक दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, अपना पूरा फिज़िकल चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, पैप्समियर टेस्ट करवाएं और वो एवरी 2 to 3 इयर्स रिपीट करवा सकती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली हिस्ट्री हम उनको जल्दी जल्दी भी बुलवा सकते हैं। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 2 से 3 साल की रिकमेंडेशन होती है कि उस तरह का कंप्लीट चेकअप जाके करवाएं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें कि कौन सी एज में आपको इन चेकअप्स की तरफ आ जाना चाहिए, जो ईयरली होते हैं या जो 6 मंथ्स के बाद होते हैं, किस एज से इनकी तरफ आ जाना चाहिए? यानी कि मतलब अब 12 साल का बच्चा है तो क्या उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है साल में एक दफ़ा चेकअप करवाना जितना कि एक 30 साल 40 साल के बंदे के लिए है? इसको भी थोड़ा सा जी नहीं, जो रिकमेंडेशन है वो 35 साल की उम्र से, 35 इयर्स ऑफ एज से।
और बच्चों में ये होता है कि उनके कुछ चेकअप्स ड्यूरिंग ग्रोइंग एज चलते रहते हैं। वो 16-17 साल की उम्र तक उनके एवरी 6 मंथ कुछ चेकअप्स होते हैं, उसमें माइलस्टोन्स चेकअप होते हैं, उनकी डेवलपमेंट चेक की जाती है, उनके हिफाजती टीके चेक किए जाते हैं। वो चलता है 16 ईयर्स तक। फिर 16 के बाद जो रिकमेंडेशन है वो 35 से है, अनलेस एंड अनटिल कि आपको कोई डिजीज़ है, उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली आपको जाना पड़ता है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस में ये है कि 35 की एज के बाद आपने ज़रूर करना। बट व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस इतनी कॉमन क्यों नहीं है? प्रिवेंटिव मेडिसिन शायद आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई एम श्योर अबाउट इट कि उनको पता ही नहीं होगा प्रिवेंटिव मेडिसिन है क्या। सो आपको क्या लगता है रुझान ना होना, सेहत के बारे में इतना कॉन्शियस ना होना, बीमारी हो जाना तब भी चीज़ को सीरियस ना लेना? मैं कुछ दिन पहले देख रही थी कि हमारे यहाँ पर एक सर्टेन एज आती है जिसमें मेंटली ख़वातीन स्पेशली एक्सेप्ट कर लेती हैं कि अच्छा अब हमारे घुटनों में दर्द है, अब ये ऐसे ही रहना, अच्छा हम अब बैठ के नमाज़ पढ़ लें क्योंकि हम खड़े होकर तो नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बजाय इसके कि वो उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, उसकी फिजियोज़ की तरफ जाएं। हम खुद ही से ये एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा एज आ गई है, ये फ़लाना फ़लाना फैक्टर होगा, अब हमें ना बैठ के नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट की तरफ नहीं लोग आते। तो ये प्रैक्टिस क्यों नहीं है हमारे यहाँ पर कॉमन? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जर्मनी में हर बंदा मेडिकली इंश्योर्ड होता है, तो आपकी इंश्योरेंस मेक श्योर करती है कि वो बीमारी होने से पहले रोक लें, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं उस पर बहुत पैसा खर्च होता है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या इंडिविजुअल का अपना हो, लेकिन इट्स वेरी कॉस्टली। प्रिवेंशन इज़ नॉन कॉस्टली, इट डजंट कॉस्ट एज मच। तो बेहतर ये है कि आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं ताकि आपका उतना खर्चा ना हो जो ट्रीटमेंट में आए। ये तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा स्ट्रक्चर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो बंदा उसके बारे में सोचता नहीं है। इसीलिए इस टॉपिक पे आज बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं जानती हूँ पाकिस्तान में प्रिवेंटिव मेडिसिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बहुत शुरू से ही अपना इस तरह ख्याल रखना शुरू कर देंगे ना, तो साल में एक दफ़ा टेस्ट करा लिया, वो इतना ख़र्चा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जब आपको ओल्ड एज में जाके बीमारी लगेगी और उसकी आपने ट्रीटमेंट्स करानी है, वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो अर्ली डिटेक्शन से दो चीज़ें प्रिवेंट होती हैं, एक तो ये आप फिट रहते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, और दूसरा ये कि आपका खर्चा बचता है। अच्छा, क्योंकि हम प्रिवेंशन पर बात कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन की बात करें, डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए टेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है किस एज से ही सब इंडिविजुअल्स को अपने कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए? वो कुछ टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? एज एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हो जाते हैं? देखिए, 30 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए, आफ्टर 30, बिकॉज बेसिकली ह्यूमन बॉडी इस तरह बिल्ट है कि 30 के बाद आपका स्लोली डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 30 तक आप अपने प्राइम में होते हैं, 30-35 के बाद डिक्लाइन की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो साल में एक दफ़ा ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए, कंप्लीट CBC, उसमें शुगर और जो आपकी ब्लड में फ़ैट है वो, उसकी वैल्यूज़, थायराइड वगैरह, ये ज़रूर चेक कराइए। वो एक दफ़ा साल में ज़रूर होना चाहिए। एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर ने आपका चेक कर लिया, वो होना चाहिए। वेट हाइट कंट्रोल, के आपका वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट है, और डॉक्टर से ये डिस्कस कीजिए कि मैं न्यूट्रिशन अपनी कैसे रखूं और फिज़िकल एक्टिविटी मेरे फ़िज़िक के मुताबिक क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जिस तरह से अभी आप कह भी रही हैं, एक तो ये कि 30 इयर्स में अपने टेस्ट जो हैं वो लाजमी तौर पर करवा लेने चाहिए। कौन कौन से टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एट द एज ऑफ 30 आपको स्टार्ट कर लेने चाहिए वो करवाना? कौन कौन से टेस्ट? यही ब्लड टेस्ट, फिज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री डिस्कशन विद योर डॉक्टर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जिन अभी हम चेकअप्स की बात करें, रेगुलर चेकअप्स की, वो आपने कहा 35 ईयर्स से आपको डॉक्टर पे लाजमी जाना चाहिए। अब आपको इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, जर्नल फिजिशियन के पास जाना चाहिए, या आप क्या रिकमेंड करेंगी? डॉक्टर का इंतखाब कैसे किया जाए? हाँ, नहीं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपका जनरल फिजिशियन भी कर लेगा। अगर उसको उन टेस्ट में कोई डिटेक्शन आएगी या फैमिली हिस्ट्री से वो सोचेगा हाँ ये इस तरफ जा सकता है, तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाने की रिकमेंडेशन दे सकता है। आप खुद ही से उठ के स्पेशलिस्ट के पास जाने की आपको ज़रूरत एज सच नहीं है। अच्छा, एक ये चीज़ कि कुछ लोगों के जीन्स में जैसे डायबिटीज़ है, मतलब हर जनरेशन में कोई ना कोई डायबिटिक, कोई ना कोई क्या, बहुत से लोग डायबिटिक, और अगर हम अभी देखें सो पाकिस्तान में डायबिटीज़ इज़ बीइंग वेरी प्रेवलेंट, इसकी प्रेवलेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल, और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन सी बीमारियां अगर आप अपने जीन्स में ले रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है आपकी, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस अबाउट इट? डायबिटीज़ तो चले एक हो गया, लेकिन कौन सी बीमारियां जो जनरेशन से जनरेशन में ट्रांसफ़र होती आ रही हैं एंड वन हैज़ टू बी कॉन्शियस अबाउट? जी,
अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किसी भी बीमारी की है तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस ज़रूर होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये बीमारी मुझे नहीं लगेगी, किसी ना किसी स्टेज पे जाके किसी ना किसी हद तक वो बीमारी आपको ज़रूर लगेगी, बिकॉज आप प्रोग्राम्ड हैं। लेकिन आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। उनमें आ जाते हैं, जैसे कि आपने कहा, डायबिटीज़ तो है ही है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसमें कोलेस्टेरोल, हाई कोलेस्टेरोल हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स हो सकते हैं, थायराइड है वो हो सकता है। ये कुछ हैं जो बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, बहुत सिंपल, बहुत चीप इनके टेस्ट्स हैं जो आप करवा सकते हैं, इन पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। और अगर ये हिस्ट्री है, साल में एक दफ़ा आप चेकअप करा लें, आपकी तसल्ली हो जाएगी, तो वाई नॉट। आई मीन बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि हम प्रिवेंटिव साइट्स की बात कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में या प्रिवेंटिव मेडिसिन में, प्रिवेंटिव मेडिसिन की अगर मैं इस टर्म की स्पेसिफिकली बात करूं, तो क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन में लाइफस्टाइल भी आता है? किसी इंसान का लाइफस्टाइल कैसा है, नींद कैसी है, खुराक कैसी है, एक्सरसाइज कैसी है? सो प्रिवेंटिव मेडिसिन की इस टर्म में क्या ये चीज़ें आती हैं, लाइफस्टाइल? ये बिल्कुल आता है। प्रिवेंशन का मतलब यही असल में मेडिसिन से ये आता है कि शायद आपने वक्त से पहले कोई अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करनी है जो आपको बीमारी से बचा लेंगी। नाम से आम तासुर ये उभरता है। जी, नहीं, कहा इसको यही जाता है, लेकिन मतलब इसका ये नहीं है। इट्स जस्ट अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। एक जैसे मेडिसिन के डिफरेंट शोबे होते हैं, तो इसलिए साथ मेडिसिन लगता है। आप इसको प्रिवेंशन भी कह सकती हैं। वो प्रिवेंशन हर इंडिविजुअल अपने तौर पे भी कर सकता है डॉक्टर के पास जाने से पहले। उसके लिए आपने ये देखना है कि आप अपना BMI देखिए, बॉडी मास इंडेक्स, के आपका वेट आपके हाइट के मुताबिक है कि नहीं, आप ओवरवेट तो नहीं है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी रोज़ाना की फ़िज़िकल एक्टिविटी है कि नहीं। जैसे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी हर इंडिविजुअल को रोज़ाना करनी चाहिए, जिसमें आपका सांस फूले। और ये कि आप अपना ख्याल किस हद तक रखते हैं, ये चीज़ें तो वो है ना जो डॉक्टर ने आपको नहीं बतानी, ये आपको खुद से पता होनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने करनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल आपने खुद मेंटेन करना है, और जो टेस्ट्स हैं वो आपने डॉक्टर के पास जाके कराने हैं। तो ये इट्स अ टू वे स्ट्रीट ना। वो आपने खुद भी करना है और डॉक्टर के साथ मिलके भी करना है, और डॉक्टर भी आपके कोऑपरेशन के बगैर नहीं कर सकता। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है और उसको मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आपने इस तरह ये प्रिवेंशन करनी है, और वो अगले साल आए और वो बिल्कुल वैसा का वैसा हो, तो मेरे कहने का तो कोई फ़ायदा नहीं रहा ना। जब तक पेशेंट की कोऑपरेशन नहीं होगी, तब तक वो अपने आप को इस अच्छा, एक ये चीज़ के विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन चीज़ों का कितना रोल है कि एज के साथ साथ आप कोई ना कोई सप्लीमेंट्स उनका इस्तेमाल कर लें और आप कुछ ख़ास किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं, अगर आप अपने विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन रखते हैं लाइफस्टाइल के साथ साथ। तो वक्त से पहले सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर देना, बीमारी आने से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल, ये कितना ज़रूरी होता है? देखिए, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इवन बच्चों को देने चाहिए, मल्टीविटामिन सिरप फॉर एग्जांपल, बिकॉज एक्चुअली तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में होने चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरह का खाना है, मुझे नहीं लगता उसमें से कोई भी किसी को न्यूट्रिएंट मिल रहा होगा, बस पेट भर रहा होता है आपका। इसलिए ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन बहुत हाई क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे एक मल्टीविटामिन टैबलेट लिए, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड होते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया है। जैसे ख़वातीन को आफ्टर मेनोपॉज उनकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, तो उसको कैल्शियम और विटामिन डी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो रिकमेंडेड भी है। मेन के लिए जैसे ओल्ड एज में उनको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, वहाँ उनको जिंक ले लेना चाहिए, वो प्रिवेंट करता है। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स हैं जो सर्टन एज पे जाके आप लेना शुरू करते हैं टू प्रिवेंट ओल्ड एज चेंजेस। बिल्कुल ठीक, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली जब हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं। पुअर लाइफस्टाइल्स, बाहर का खाना, वक्त पर ना सोना, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ना होना, एक्सरसाइज का ना होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, और यही वजह है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कितनी ज़रूरी है? एनी टिप दैट यू वुड वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। आपके इर्द गिर्द के लोगों ने नहीं रखना, आपके डॉक्टर ने भी नहीं रखना, आपने ख़ुद रखना है। उसके लिए आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल इसी तरह मेंटेन करना है कि आप वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें। आप रोज़ाना के 15 मिनट अपने लिए मखसूस कर दें फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए। ओवर ईटिंग ना करें, कोशिश कीजिए बाहर से ना खाएं। अपनी डाइट से स्वीट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। हेल्दी खाना, घर का पका हुआ खाना खाएं।
बाहर से इतना खाना ना खाया करें। और देखें, हमारा बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है आजकल के, फास्ट ज़िंदगी है, स्ट्रेस हर एक को है, कोई ऐसा नहीं है जिसको आप कह सके। इवन घर में बैठी हाउसवाइफ को भी, स्कूल जाते बच्चे को भी स्ट्रेस है। लेकिन उस स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपने रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आप 15 मिनट अपने लिए मुख्तस कर दें। आप योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आप म्यूज़िक लगा के डांस कीजिए। व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी इज़ अ बिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इट रिलीजेस गुड हार्मोन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और सबसे बढ़कर प्रिवेंटिव मेडिसिन, वक्त से पहले अपना ख्याल रखें, डॉक्टर्स पे लाजमी जाएं, जो आपका जर्नल फिजिशियन है। ईयरली या हर 6 मंथ्स के बाद इसको लाजमी तौर पर देखें, विज़िट करें, अपने टेस्ट करवाएं, स्पेशली अगर आप 35 साल या आपकी एज जिससे ज़्यादा है, ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, महंगाई के इस दौर में हर बंदा चाहता है कि वो कोई ना कोई बिज़नेस करे, और जो मोस्टली नौकरी पेशा अफराद होते हैं उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई स्टार्टअप, कोई ना कोई बिज़नेस किया जाए और इस शोबे में कदम रखा जाए। बट होता क्या है कि जब कोई भी इंसान बिज़नेस करता है ना, तो इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। इसलिए बिकॉज जो इंसान बिज़नेस करने का इरादा करता है और फिर अल्टीमेटली उस डगर पर चल पड़ता है, तो होता क्या है कि कभी कभी आपको सेटबैक्स भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको पहले स्टेप पे ही कामयाबी मिल जाए। सो ऑब्वियसली इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और इसी तरह तमाम चीज़ें। लेकिन अगर हम आजकल देखें, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक जगह से कमा रहे हैं, तो आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लाजमी होना चाहिए। बहुत से लोग इस तरह से इनिशिएटिव्स लेने से डरते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी ऐसे लोगों के लिए जो सैलून के बिज़नेस में आना चाहते हैं। ऐसी तमाम ख़वातीन जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, ऑब्वियसली उनके लिए सैलून एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग ये बिज़नेस है, इसमें ऑब्वियसली मेहनत तो रिक्वायर्ड होती है, कुछ आपकी स्पेशलिटीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन कैसे आप एक स्मॉल सेटअप से किसी भी सैलून का आगाज़ करके उसको एक्सपैंड एक्चुअली में कर सकते हैं। ये बिज़नेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या सजेशंस आप सब के लिए होनी चाहिए, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड वी आर हैविंग इन आवर शो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, सैलून चेन ओनर है अदील राना, इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू सो मच अदील फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बिकॉज यू आर रनिंग सो मेनी ब्रांचेस ऑफ योर सैलून, कितना करेजस होता है बिज़नेस को स्टार्ट करना फिर उसको एक्सपैंड करना, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जो सैलून बिज़नेस है इट्सेल्फ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको लोगों के साथ मिलना, गॉसिप करना, उन्हें अंडरस्टैंड करना, उनकी जो ब्यूटी नीड्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उस अकॉर्डिंग को सोल्यूशन देना, इट्सेल्फ ये बहुत मज़ेदार काम है ये। जब ये खाली अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव को देखें तो टेक्निक को सीखना इज़ लाइक के जैसे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है ना, जैसे हमारे एक नॉर्म है कि सब लोग बाय प्रैक्टिस सीखते हैं, उसमें ज़रा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको अगर बाय एजुकेशन सीखा जाए तो दिस इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान है सीखना। नंबर 1। नंबर 2, ये टेक्निकल एस्पेक्ट एक हो गया। दूसरा है बिज़नेस एस्पेक्ट, आप इसे बिज़नेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बिज़नेस में कन्वर्ट करना, इसमें सारी बिज़नेस साइंसेस है। जैसे किसी भी सर्विस बेस्ड बिज़नेस के अंदर आपको जो बिज़नेस साइंसेस चाहिए होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, सेम इसमें वही चीज़ें हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के आप अपने सैलून बिज़नेस को फ्रॉम वेरी बिगनर लेवल से इसे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा ये हमारी एस्थेटिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुई है, या इतनी ज़्यादा आप ये कह लें कि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अवेलेबल है। सही। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो आपने बताई, लेकिन इसके साथ साथ देखें आजकल यूट्यूब ने सबसे पहले तो जो आपने एजुकेशन पर्सपेक्टिव उसको हाईलाइट किया, उसको अगर हम देखें तो चीज़ें नो डाउट आसान इस तरह से हुई हैं, ख़ुद को एजुकेट करना, किसी चीज़ को सीखना, बिकॉज़ यूट्यूब पर सब अवेलेबल है। अपने मेकअप कैसे करना है, आजकल मेकअप ट्यूटोरियल्स, बहुत से जो ऐसे मैंने मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जो सेल्फ टॉट होते हैं, खुद ही से देख देख के बहुत अच्छा मेकअप करने लग जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने केराटिन कैसे करना है, फेशियल के स्टेप्स, वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं यूट्यूब वगैरह से भी। ऑब्वियसली एक प्रॉपर गाइडलाइन तो नहीं होती, सीख आप वहाँ से भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा सैलून के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और वो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट कर लूँ, स्टाफ हायर कर लूँ, तो क्या ऐसा बंदा भी कामयाब
हो जाता है, या ऐसे बंदे का खुद को एजुकेट करना, अपने हाथ में भी हुनर होना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? रुखमा, जहाँ तक अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की बात है, उस हद तक तो बिल्कुल आप यूट्यूब से बहुत अच्छा सीख सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तो इसमें आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज के जो इंस्टीट्यूट्स अराउंड द ग्लोब अपनी ट्रेनिंग्स इन्वेंट करते हैं, वो वहाँ पर बाय लॉज जो है ये चीज़ टोटली इलीगल है कि उनकी कोई ट्रेनिंग जो है अपलोड कर दी जाए ऐसे ही उनकी परमिशन के बगैर या उन्हें पे किए बगैर। ठीक है। तो वो तो यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं, बिकॉज यूट्यूब पे आपको बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप सारे जो हेयर की टाइप्स है, कंडीशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, जो स्किन की टाइप्स और कंडीशंस को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें और उसको रिलेट कर सकें हमारे हॉट क्लाइमेटिक रीजन के साथ, राइट। ये बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो आपको परचेज़ ही करनी पड़ती हैं। सही। उन सारे इंस्टीट्यूट से अराउंड द ग्लोब बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स कंपाइल की हुई हैं इन सारी सर्विसेज को सीखने के लिए। अगर आप उसके थ्रू एजुकेट होके आते हैं तो फिर यकीनन आप इन्विंसिबल हो जाते हैं कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं रहती है कि भाई मुझे, या कहीं आप ब्लैंक नहीं होते कि अब मुझे किसी क्लाइंट को रेकमेंड करने के लिए मैं क्या रेकमेंड करूँ, मैं कैसे रेकमेंड करूँ, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन देखें कि वही चीज़ कि अगर देखें लाइक इफ़ आई टेक माई ओन एग्जांपल, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो क्या मेरा खुद भी चीज़ों के बारे में नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है, या मैं कॉम्पिटेंट स्टाफ रख कर भी ये बिज़नेस चला सकती हूँ? अगर आप बिज़नेस ओरिएंटेड हैं पूरी तरह से तो यस, फिर पॉसिबल है कि आप अपने स्टाफ को भी लीड करके आप उनसे सारा बिज़नेस अपना रन कर सकती हैं। लेकिन अगर आप टेक्निक्स को अंडरस्टैंड भी करती हैं और आपकी ग्रिप भी है, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने ही सैलून में एज ए ट्रेनर खुद को अपनी वो रिस्पेक्ट अपनी गेन करके ज़्यादा बेहतर तरीके से लीड कर लेंगे। यानी वो उस अंदाज में बेहतर हो सकता है, बट अदर वे आप तब भी आपका काम जो है वो अच्छे से चल सकता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस काम को स्टार्ट करना, बहुत सी ख़वातीन वो करना चाहती हैं, लेकिन उनको होता है कि शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, शायद हम ना कर पाएँ, पता नहीं चले या ना चले, पैसा ना डूब जाए, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। स्मॉल स्केल से ही हम बात कर लेते हैं। आप पहले एक स्मॉल सेटअप उसको सेट कर लें और उसके बाद उसको एक्सपैंड कर लिया जाए, ये एक आइडियल सिचुएशन है। बट स्मॉल सेटअप के लिए कैसे सैलून का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, एक सैलून स्टार्ट किया जा सकता है? रुखमा, मैंने कॉस्मो सैलून बिल्कुल छोटे से एक सैलून से स्टार्ट किया था। नाउ आई एम हैविंग 5 मल्टीपल ब्रांचेस, जिसमें मैन वुमेन दोनों ब्रांचेस हैं। जैसे फ़ेज़ 6 में है, फ़ेज़ 3 में है, एम आलम पे है, जौहर टाउन में है। तो बिल्कुल छोटे स्केल से मैंने स्टार्ट किया था इसको। छोटे स्केल में स्टार्ट करने के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल स्किल्स आपने पूरी तरह से एक्वायर की हों, फिर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हों, पीपल स्किल्स अच्छी हों, बिजनेस स्किल्स आप साथ साथ में अपनी डेवलप कर लें, तो फिर आपके लिए ग्रोथ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। हाँ, आप ख़ुद को डेडिकेट कर दें अपने उस काम के लिए। आप उसके लिए आपको जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको अंडरस्टैंड करते चले जाएँ और करते चले जाएँ, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान रहेंगी। लेकिन सबसे पहले देखें, अगर किसी ने भी सैलून स्टार्ट करना है एक बड़े स्मॉल सेटअप से, तो उसके पास इनिशियली आजकल की महंगाई के इस वक्त को भी देखते हुए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अपने पास स्किल्स क्या होने चाहिए, एक टेंटेटिव सा आइडिया अगर आप ख़वातीन के साथ, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन ज़्यादा होती हैं इस बिज़नेस में, मर्द भी अब आ रहे हैं लेकिन ख़वातीन ज़्यादा वो होती हैं इस हवाले से तो उनके लिए बताइए। रुखमा, कैपेसिटेटिवली आप किसी भी स्केल से स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, तो इसमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थी जो अपने घर से स्टार्ट कर लेती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी अच्छी मार्केट से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो मेन मार्केट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो कैपेसिटेटिवली जो है ना इन्वेस्टमेंट आपको या बजट आपको रिक्वायर्ड होता है। इसमें तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप लेट से आप 1 करोड़ से स्टार्ट करें या 2 करोड़ से स्टार्ट करें या 50 लाख से स्टार्ट करें। आप उसको 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगेन आप जिस भी कैपेसिटी में स्टार्ट करेंगे वहीं पे कैपेसिटेटिवली जो है आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते चले जाएँ, आप अपनी ज़ात पर काम करते चले जाएँ कि आपके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो आपकी जो एस्थेटिकल एक्सपर्टीज़ हैं उससे इम्प्रेस्ड हो, आप उन्हें करते चले जाएँ, आप उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके आप उनकी नीड बनते चले जाएँ, तो आप अपनी उसी कैपेसिटी में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा बजट ही स्पेंड करना है। यानी आपके ख्याल में एक छोटे बजट से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा देखें, अपने सैलून पे सर्विसेज देना, ये कैसे हम डिसाइड करें कि हमने कौन कौन सी सर्विसेज देनी है? जैसे अगर मैं आजकल सैलून एंड स्पास दोनों का रुझान है जहाँ पर आपको और चीज़ें भी मिलती हैं। अच्छा, अगर हम मेकअप की साइड पर आ जाएं तो कुछ ऐसे सैलून्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ शायद वो मेकअप स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे सिर्फ मेकअप किया जाता है, ब्राइड्स आती हैं, तैयार होती हैं, मेकअप के अलावा कुछ नहीं किया जाता। सो आइडियली क्या होना चाहिए कि मतलब ये आपका सैलून और ये सर्विसेज आपने देनी है, सो इनिशियली कौन कौन सी सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं?
देखिए जो लाइफस्टाइल सर्विसेज हैं वो तो एवरग्रीन बिजनेस है। ठीक है। वो आपको 4 सीजन आपको पूरी तरह से आपके पास क्लाइंटेल अवेलेबल होती है, आप क्लाइंटेल के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस मेकअप ओनली, तो उसमें जो मेकअप स्टूडियोज़ हैं वो थोड़ा सीजनल है, उसमें आपको जो ब्राइड्स का सीज़न आता है आप उसके अंदर ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने साथ लाइफस्टाइल सर्विसेज रखनी पड़ती हैं समहाउ अपने सैलून को रन करने के लिए, अपना जो उनकी टीम है उसको रिटेन करने के लिए, अपनी सेल्स को समहाउ ऑफ सीज़न में भी चलाने के लिए। तो सबसे पहले जो स्टार्ट है वो आपको लाइफस्टाइल सर्विसेज से ही लेना चाहिए। लाइफस्टाइल सर्विसेज में आपके पास जब क्लाइंटेल बिल्ड हो जाती है तो अपना मेकअप अपने स्टार्ट करना या मेकअप स्टूडियो स्टार्ट करना स्पेशली, या मेकअप सर्विस को पूरी तरह से प्रमोट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज आपके पास बेस में क्लाइंटेल अवेलेबल होती है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफस्टाइल सर्विसेज? जिसमें हर तरह की सर्विसेज आती लाइफस्टाइल हैं। सर्विसेज में आपकी जो स्किन केयर की हैं, हेयर केयर की सर्विसेज हैं, आपके हेयर कट्स हैं, हेयर कलर्स हैं, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल सर्विसेज जो आप अपने रूटीन लाइफस्टाइल में इसको आप इसे कंज्यूम करते हैं, आप इसे इस्तेमाल करते हैं, इससे आप अपनी गुडविल बेहतर फील करते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपने बता दी, बट एक और चीज़ कि अगर किसी ने भी सैलून स्टार्ट करना है तो उसके लिए जगह का इंतखाब, क्योंकि ठीक है अगर सैलून्स कोई स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें अगर 100% खुल रहे हैं तो 3-4 शायद लोग फ्लॉप भी कर बैठते हैं। आपके ख्याल में लोकेशन का इंतखाब कैसे करना चाहिए, किस जगह पर सैलून होना चाहिए ताकि आपका वॉक इन क्लाइंट जो है वो बने? इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए? रुखमा, जो लोकेशन है वो तो आपके बिज़नेस प्लान का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गॉट गुड इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स आप उसके लिए फिर अच्छी लोकेशन का इंतखाब करेंगे जो कि इजीली अप्रोचेबल हो, पार्किंग अच्छी हो, लोगों को अंडरस्टैंड करना इजी हो। लेकिन अगर आपके पास बजट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके पास जो भी लोकेशन है आपको उसके अंदर ही रहना पड़ता है। लोकेशन अगेन वो आपके डिपेंड करता है कि आपके पास एसेट्स क्या अवेलेबल हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने कॉस्मो को डिफेंस वाई ब्लॉक में एक बेसमेंट से स्टार्ट किया था, फेज़ 3 से। अब मेरे पास जितनी भी लोकेशन है बहुत प्राइम लोकेशन हैं। हिमालय पे मैं बहुत आपके लिए कि मेन लोकेशन पे अवेलेबल हूँ, फेज़ 6 में बिल्कुल टिम हॉर्टन्स के बिल्कुल पास मेन लोकेशन पे अवेलेबल हूँ। PIE रोड पे आपने देखा है कि वहाँ पे आई गॉट कंप्लीट बिल्डिंग। तो लोकेशंस जब आपके पास बजट्स अच्छे हो जाते हैं तो फिर आप अच्छी लोकेशंस को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपके पास जब आपने इस बिज़नेस को करना है, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बिज़नेस है, इतना इंटरेस्टिंग बिज़नेस है कि आप कहीं से भी स्टार्ट ले लें, लोगों को जीतना शुरू कर दें, आप ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे बाहर। लेकिन आप इसमें कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप कंसिस्टेंट रहें अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर। अच्छा, अपनी सेल्फ लर्निंग के हवाले से कंसिस्टेंस। और वाकई कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत से लोग बिज़नेस करना तो चाहते हैं, उसके लिए स्टेप भी ले लेते हैं, लेकिन वो फिर उतने मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। और होता है ना कि अगर आपको पहले 2-3 महीने में रिस्पांस नहीं आ रहा तो वो कहते हैं अच्छा शटर ही गिरा दो, क्या करना है इसको, काम कोई बंद कर दो। तो ऐसा भी होता है। लेकिन एक इसके साथ साथ एक और चीज़ मैटर करती है कि आपने अपनी टारगेट मार्केट को अट्रैक्ट करना, उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत होती है कि आप टारगेट ऑडियंस रखें, ये हमारी टारगेट मार्केट। अगर आपने ख़वातीन का सैलून स्टार्ट किया है सो ख़वातीन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि आपके वॉक इन क्लाइंट्स आते रहें, ये चीज़। या अगर मर्दों के हवाले से सो सेम गोज़ फॉर द मेन। टारगेट मार्केट बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद हम बात कर रहे हैं हम क्या सिर्फ जनरल जो लोग हैं जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जी जी, हम उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने ऑब्वियसली वहाँ पे कस्टमर्स भी लेकर आने हैं ना, सो उसके लिए उसको इनिशियली कैसी ऐसी सर्विसेज देनी चाहिए या क्या क्या पैकेजेस रखने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आए। सबसे पहले एक ये तो चीज़ है, क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी वर्क। बट अदर देन दिस क्या चीज़ें होनी चाहिए जो एक क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकें? क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप मार्केट का एनालिसिस लें कि आपके पास जो अवेलेबल एसेट्स हैं उनके अंदर आप कैसी लोकेशन ले सकते हैं, आप किस जगह पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह के आप क्लाइंटल को अपना टारगेट कर सकते हैं। मीन्स के उनकी आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ कितनी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आप किस तरह के लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं आप वैसी मार्केट में ही जाकर बैठें। अगर आप किसी ऐसी मार्केट में जाकर बैठते हैं जहाँ पे लोगों के बारे में आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप बहुत गलत करेंगे फिर, क्योंकि आपको फिर स्टार्ट में बहुत सारा अरसा उनको अंडरस्टैंड करने में लग जाएगा। एंड आई डोंट नो कि लोगों के पास इतना उसके पास स्टार्ट करने इतना कैपिटल उसके पास अवेलेबल है या नहीं है कि उसने सारे जो रेंटल्स उसने पे करने हैं, जो यूटिलिटीज़ उसने पे करने हैं, जो उसने अपने जो सैलरीज पे करनी है, वो अपनी लर्निंग के हवाले से वो सब चीज़ों को पे कर सकता है कि नहीं। उस मार्केट को चूज़ करें जिसको इम्प्रेस करना आपके लिए ईजी है, आपके लिए आसान है। जब आप उस मार्केट को इम्प्रेस करना सीख जाएंगे तो फिर आपको जंप अप करना ईजी होगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास
रनिंग बिजनेस होगा, फिर आपके लिए करना सब कुछ बहुत ईजी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये प्राइस कितनी मैटर करती है कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और स्पेशली अगर हम सैलून का बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो आप को क्या कस्टमर फ्रेंडली प्राइसेस इन द वेरी बिगिनिंग रखनी चाहिए ताकि लोग आएँ, क्वालिटी वर्क भी हो, प्राइसेस भी देखें अच्छा इकोनॉमिकल हैं, तो वो आपके पास आएँ और फिर जब आपके क्लाइंट्स बन जाएँ तो ठीक है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये चीज़ कितनी मैटर करती है? रुकमा, जो एलीट्स हैं, जो अपर क्लास है, उसके लिए तो प्राइस मैटर नहीं करती बिल्कुल भी। और उसके लिए तो बस उसके लिए तो फिर सैलून भी उसी जगह पर होना चाहिए। एग्जैक्टली उसके लिए सैलून भी वैसा होना चाहिए, उसके लिए प्राइस मैटर नहीं करती है। ठीक है। जो हमारी अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ऑफ कोर्स वो प्राइस कॉन्शियस होती है, और आपको सर्विसेज जो है ना उनकी वो पॉकेट फ्रेंडली या बजट फ्रेंडली आपको सर्विसेज प्लान करनी होती हैं, ताकि सो दैट कि वो ईजीली इसको एवरी मंथ जो है ना अपना विजिट पे कर सकें। उनके लिए डिस्पोजेबल इनवॉइस क्या हो सकती है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है एज ए बिजनेस ऑनर, कि वो क्या डिस्पोजेबल इनवॉइस हो जिसको वो एवरी मंथ ट्वाइस और मे बी वंस इन अ मंथ वो पे कर सकें इजीली। ये तो आपको देखना होता है। प्राइस कॉन्शियस तो हमारी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास प्राइस कॉन्शियस पूरी तरह से है। बिल्कुल ठीक। और येस, दिस इज़ वेरी मच ट्रू। एक तो अगर आपका किसी एलीट जगह पर, किसी पोश इलाके में अगर आपने सैलून खोल लिया है, तो फिर तो आप प्राइस मार्जिन और वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अगर किसी ऐसे मुनासिब जगह पर खोला है, सो येस, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस वाला जो फैक्टर है दैट मैटर्स अ लॉट। ये जस्ट लाइक जैसे फेसिक्स में कॉस्मो है, उसमें प्राइस मैटर नहीं करती, वहाँ पे लोग निगोशिएट नहीं करते हैं। मालम पे है, वहाँ पे लोग निगोशिएट नहीं करते हैं। व्हेन इट कम्स टू जौहर टाउन, तो वहाँ पर पीपल डू निगोशिएट। वो लोग उसके बारे में प्राइस कॉन्शियस होते हैं कि व्हाट दे आर गेटिंग, कि वो प्राइस क्या पे कर रहे हैं और वो लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और स्पेशली जब, क्योंकि हम सैलून के बिज़नेस की बात कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक आर द मेन चैलेंजेस दैट इज़ फेस्ड बाय द ओनर या जो भी उसको कोई स्टार्ट कर रहा है? ये चैलेंजेस इनिशियली क्या क्या हो सकते हैं? टीम, क्या? टीम बिल्डिंग। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने क्योंकि अगर तो आप बहुत छोटा सैलून बना रहे तो खूब सारे क्लाइंट्स को आप डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो आपको हमेशा टीम की ज़रूरत, आपको टेक्निकल टीम की ज़रूरत होती है, आपको मैनेजरियल टीम की ज़रूरत होती है जिसने आपकी टीम को मैनेज करना है, राइट। अगर आप उसको मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ लेके जाते हैं, 2 3 4 ब्रांचेस तरफ लेके जाते हैं, फिर आपको कंप्लीट एक मैनेजरियल बॉडी आपको चाहिए होती है। उसमें आपको लीडर्स चाहिए होते हैं, उसमें आपको ट्रेनर्स चाहिए होते हैं, फिर उसमें आपको मार्केटिंग टीम चाहिए होती है, आपको HR के लिए, HR मैनेज करने के लिए HR मैनेजर चाहिए होते हैं। तो फिर अब आपकी टीम बहुत ज़्यादा मैटर करती है फिर, और फिर टीम को बिल्ड भी आप ही नहीं करना होता, फिर आपको तो सारी लीडरशिप स्किल्स पैदा आपने करनी है वक्त के साथ साथ, जिसकी बेस पे आप उस टीम को ना सिर्फ डेवलप कर सकें बल्कि इसको रिटेन करके, मोटिवेट करके आगे इनको चला भी सकें। आपके अच्छा, देखिए, अगर आपने एक मुनासिब सैलून का बिज़नेस उसको स्टार्ट किया एक छोटी जगह पर और स्मॉल स्केल बिज़नेस उसको कर लिया स्टार्ट, तो इनिशियली आपको कितने लोग रिक्वायर्ड हैं जिनसे आप सैलून चला सकते हैं? 2 3 4, या उनकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उनके हाथ में क्या हुनर होना चाहिए ताकि क्लाइंट्स वो राज़ी होकर जाए? ये डिपेंड करता है कि आप कितने काउंटर्स का सैलून अपना बना रहे हैं। 5 काउंटर, 6 काउंटर, 10 12 काउंटर्स। लेट्स फॉर एग्जांपल वो 10 काउंटर्स का है तो आपके पास मिनिमम 15 लोगों का स्टाफ आपके पास होना ज़रूरी होता है, बिकॉज स्टाफ ने रोटेशन पे जाना होता है, राइट। आपके पास स्किन सर्विसेज के लिए एक पूरा बैच होना चाहिए, हेयर सर्विसेज के लिए बैच होना चाहिए, और फिर हेयर कलर्स के लिए आप एक पूरा बैच होना चाहिए। फिर अगर आपके पास बैच, अगर आपको मार्केट से बना बनाया बैच मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि अच्छा, ये मिलता है वैसे मार्केट से बना? हाँ, मार्केट में देर एम्प्लॉय मार्केट जो रिच है सैलून के हवाले से, क्योंकि एम्प्लॉय मार्केट बहुत ज़्यादा रिच है सैलून्स को लेके, लेकिन बेहतर ये होता है कि आपका अपना ट्रेंड स्टाफ हो, वो अच्छा, आपको ये मैनेज ट्रेन करने स्टाफ मतलब आप ये क्यों इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं? ट्रेन स्टाफ आपको लीड करना आसान रहता है। जैसे मेरे पास जितने भी फ्लोर मैनेजर्स हैं वो मेरे अपने ही इंटर्नीज़ हैं, जिन्होंने या मुझी से सीखा और वहीं पे अपने सक्सेशन प्लान के थ्रू वो पहले स्टाइलिस्ट, फिर सीनियर स्टाइलिस्ट, फिर टॉप स्टाइलिस्ट, फिर उसके बाद बैकअप मैनेजर, फिर मैनेजर्स, इस तरह से वो प्रमोट होते चले गए अपने सक्सेशन प्लान के थ्रू। तो उसमें आपको कंट्रोल करना ईजी होता है, समझाना ईजी होता है, वो आपकी हर बात को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको लीड करना आसान होता है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो हैं वो ऑनलाइन चीज़ें देखते रहते हैं, फिर अच्छा बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं अच्छा यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, अच्छा इसके साथ वाला जो सैलून है उन्होंने कितने की ये डील लगाई हुई है। कस्टमर क्लाइंट्स वो बहुत तेज़ हो गए हैं, वो भी मार्केट को देख कर आते हैं, उनकी प्राइस और वो चीज़ों का अंदाज़ा करके आते हैं। आजकल के इस वक्त में जब आप कोई भी इस तरह से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो उसमें सोशल मीडिया का रोल कितना मैटर करता है? ख़ुद को सोशल मीडिया पर इन रखना, ये चीज़ कितनी मैटर करती है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोशल मीडिया पे आपकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब क्लाइंट जो मार्केट में अवेलेबल है वो मोस्टली एक्सपर्ट क्लाइंट है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया।
और अगर क्लाइंट ये कंपैरिजन करता है प्राइसेस को लेके, सर्विस को लेके, ऑफ कोर्स उसका हक है, उसको करना चाहिए। और इसमें से जो भी बिजनेस इंडिविजुअल उस नीड्स को अंडरस्टैंड करके वैसी सर्विस प्लान कर लेगा, ही और शी इज़ गोना बी द विनर। उसको विनर होने का हक हासिल है पूरी तरह से। बिल्कुल ठीक है। और एक आखिरी सवाल के करंट ट्रेंड्स के साथ साथ ख़ुद को कैसे अपडेट रखा जाए, ये कितना ज़रूरी है एक ओनर का, या आपके पास जो स्टाफ है, अगर ओनर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, उसने तमाम चीज़ें अपने स्टाफ पर छोड़ी हुई हैं, सो करंट ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट रखना ये बिज़नेस की सक्सेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट? करंट ट्रेंड्स कि क्या चल रहा है, किस किस्म का मेकअप चल रहा है। जैसे एक टाइम था आम फेशियल्स बड़े इन थे, अच्छा उसके बाद फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के साथ आए, फेशियल्स को मुख्तलिफ नाम देने लगे, गो कि मुझे ऐसा लगता है सारे फेशियल्स एक जैसे ही होते हैं लेकिन फिर देखिए आजकल हाइड्रा फेशियल, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया। सो करंट ट्रेंड्स के साथ खुद को लेकर चलना, अप टू डेट रखना, ये बिज़नेस की सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट है? रुखमा, मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बात की थी कि आपकी बेस में वो कॉस्मेटोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉस्मेटोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा ना कि किसी भी फेशियल प्रोडक्ट के अंदर उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो फिर एज ए प्रोफेशनल आपको गाइड करना ईजी रहता है। जैसे आप देखें ना, आपने एक जनरल एक बात की कि आपको सब फेशियल एक जैसे लगते हैं। अब मैं एक प्रोफेशनल, मुझे पता है कि एक जैसे फेशियल्स नहीं होते हैं। हर एक फेशियल रेंज जो है या जो ब्रांड है उसने मल्टीपल रेंजेस उसने इंट्रोड्यूस की होती हैं, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डिफरेंट होते हैं, इसकी बेस के ऊपर वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है। राइट, अगर आपके पास वो बेस मौजूद है तो फिर आपको ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यू गॉट द इंटरनेट, आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, आपके पास लेटेस्ट ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं, आप ट्रेंड्स को देख के आइडिया कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये बेस नहीं है तो फिर आप डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, आप कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो यस, आपके पास ये ट्रेनिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ट्रेनिंग्स अगर आप इस बिज़नेस को प्लान करते हैं, आप एक सर्टन लेवल तक कर सकते हैं उसको, लेकिन आप उसको लीड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगी, ऐसे तमाम लोग जो ख्वाहिश हैं करते हैं कि हम भी ऐसा अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, उनकी मोटिवेशन के लिए कोई एक पैगाम जो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से लोगों तक पहुँचाना चाहें? सैलून बिज़नेस बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टफुल, मज़ेदार बिज़नेस है। बल्कि अगर मैं आज से कुछ साल पीछे जाऊं और मैं अब देखूं तो अब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस काम के अंदर आ रहे हैं। आपको आना चाहिए, इस बिज़नेस को प्लान करना चाहिए। अभी पाकिस्तान में बहुत सारी जगह अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो यू गाइस आर वेलकम, इस बिज़नेस को ज्वाइन करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप कोई भी वेंचर करना चाहते हैं, कोई ना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, सो ये एक ऑप्शन और एक अच्छी ऑप्शन आप सबके लिए हो सकती है। थैंक यू सो मच अदील राना फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।